नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के स्टार प्रवचन पर। आज बात करेंगे जापान अपने सबसे बड़े 15 साल से बंद न्यूक्लियर प्लांट को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा 30 एम्बेसडर्स को अमेरिका ने वापस बुला लिया है। रीसेट की बात की जा रही है कि दोबारा से इसको रीसेट किया जाएगा। किस किस्म से रीसेट किया जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन बात की जा रही है। अरावलीज का मुद्दा भारत में बहुत बड़ा हो गया है और उसको लेकर काफी लोगों के अंदर रोष है कि उद्योगपतियों को अरावली का दोहन करने की जो खुली छूट सरकार ने दी और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर ठप्पा लगाया, ये अब एक बड़ा आंदोलन का विषय बन गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश और भारत के बीच में वीजा की सेवाएं खत्म हो गई हैं ऑलमोस्ट, और दोनों के बीच में बढ़ती हुई तलखी अब इस लेवल पे आ गई है कि जब तक कोई बड़े लेवल पे बातचीत नहीं होगी, मीडिएशन नहीं होगा, तब तक इनका सुलझ पाना बड़ा मुश्किल है। एक वोलेटाइल सी सिचुएशन पैदा हो गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आज बांग्लादेश के बारे में, जहां पर भारत के लिए जो वीजा इशू किए जाते थे अब वो ऑलमोस्ट जीरो पे आ गए हैं। भारत से भी कंडीशन ऐसी है कि जितने भी वीजा सेंटर थे यहाँ पर वो भी ऑलमोस्ट जीरो पे हैं। ये परिस्थितियां बांग्लादेश और भारत के बीच में पहले कभी नहीं आई कि एक किस्म से टोटल स्टॉपेज हो जाए। ये शायद लीडरशिप का फेलियर भी है, और बांग्लादेश के अंदर जो उठता हुआ इस समय पॉलिटिकल जो तूफान है उससे डील करने की जो शायद हो सकता है कि जो रिजॉल्व चाहिए वो उस सरकार में नहीं है। और भारत में भी सिर्फ ले दे के इन चीजों के ऊपर सिर्फ स्टेटमेंट आ रहे हैं, कहीं से कोई बड़ी लीडरशिप के द्वारा चीजों को बेहतर करने की दिशा में काम नहीं हो पा रहा है। एक विदेश मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन आएगा, आके सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट दे के चला जाएगा, उससे देशों के संबंध तो सुधरने वाले हैं नहीं। कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन दोनों वहां पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और वो इस बात को देख रहे हैं, शायद साथ में पाकिस्तान भी, कि अगर भारत आइसोलेट होता है और भारत के साथ जो रिश्ते हैं बांग्लादेश के उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, तो भारत के लिए डिप्लोमेटिकली एक और साउथ एशिया में डिफीट होगी। और ये सामने होती हुई बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रही है। पहली खबर दूसरी दुनिया से है, उसमें जापान का एक बड़ा फैसला है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो था काशी वाजाकी कारीवा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो फिर से शुरू करने का फैसला किया है। और इसका जो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट भी हो गया है। हालांकि बहुत सारे लोग अपनी सुरक्षा को लेकर फिर से चिंतित हैं, क्योंकि 2011 में फुकुशिमा का जो परमाणु हादसा था उसमें जापान की जो ऊर्जा नीति थी उसको लेकर एक बड़ा बदलाव आया था। ये जो कारीवा न्यूक्लियर प्लांट है टोक्यो से 220 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट के अंदर स्थित है। 2011 में भूकंप आया था, फुकुशिमा दाइची प्लांट में गंभीर हादसा हुआ और जापान के 54 परमाणु रिएक्टर से बंद कर दिए गए थे। इनमें से 33 रिएक्टर ऐसे हैं जिनको फिर से चलाया जा सकता है। सिर्फ 14 रिएक्टर दोबारा शुरू हो चुके हैं, और कारीवा का जो पहला जो न्यूक्लियर प्लांट होगा उसको टोक्यो की इलेक्ट्रिक कंपनी है टैपको उसको फिर से चलाएगी। इसके बारे में ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके साथ में करीब करीब कई लोगों ने, वहां पर जो आम निवासी है उन्होंने विरोध भी किया है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपनी सुरक्षा को लेके काफी चिंतित है। उनका कहना है कि पहले भी इस किस्म की हादसे हो चुके हैं, और अगर ऐसे हादसे होते हैं तो उसको स्वीकार के ढंग से किया जाए। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप लाखों घरों को बिजली तो दे सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या उन लाखों घरों को या वहां के जो वासी हैं आप उनको क्या सुरक्षा की गारंटी भी देने को तैयार हो? इस पर हालांकि जापान में जो सेफ्टी जो नॉर्म्स है वो काफी टफ हैं, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जो गुस्सा है या आक्रोश है उसको भी जापान की सरकारें ओवरलुक नहीं कर सकती हैं।
इधर ट्रंप साहब ने अमेरिकन डिप्लोमेसी में एक रीसेट का बटन दबा दिया है और 30 देशों के अंदर अपने जो राजदूत थे, एम्बेसडर थे, उनको वापस बुलाया है। और इसमें अफ्रीका और एशिया के सबसे ज्यादा जो एम्बेसडर्स है उनको वापस बुलाया गया है। किस कारण से बुलाया गया है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो कहते हैं कि एक नॉर्मल प्रोसेस है कि हम लोग चीजों को रीसेट कर रहे हैं, इसको आप किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप के अंदर ना देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब विदेशों से वापस बुलाए जा रहे हैं अधिकांश जो अधिकारी हैं वो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, जिन्हें बाइडेन प्रशासन के दौरान नियुक्त किया गया था, और वो जब ट्रंप साहब आए तो फेरबदल से बच गए थे। अब उनको भी चेंज करने की बारी आ रही है। सबसे बड़ा असर जो पड़ा है अफ्रीका में पड़ा है, जहाँ पे नाइजीरिया, सेनेगल, रवांडा, युगांडा, सोमालिया और मेडागास्कर समेत 13 देशों के अमेरिकी एम्बेसडर को वापस बुलाया गया है। एशिया में फिजी, लाओस, मार्शल आइलैंड्स, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपाइंस और वियतनाम सहित 6 देशों में अपने राजदूतों को वापस बुलाया है। यूरोप से भी 4 देशों को, आर्मीनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मोन्टेग्रो और स्लोवाकिया से भी उनको वापस बुलाया। इसके अलावा अल्जीरिया, इजिप्ट और नेपाल में, श्रीलंका, ग्वाटेमाला और सूरीनाम के भी जो एम्बेसडर्स हैं वो भी अमेरिका वापस लौटेंगे। ये एक किस्म से इसे कोई बड़ा एक हड़कंप ना कहा जाए, बल्कि एक किस्म से सिर्फ ये कहा जाए कि हाँ, ये अपने आप में जिसे क्या कहते हैं कि रीसेटिंग है, रीएडजस्टमेंट। इधर भारत के अंदर अरावली को बचाने का मुद्दा काफी गर्म होता जा रहा है और भूपेंद्र यादव और सरकार के नुमाइंदे बार बार आकर ये एश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और हम वही करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दी, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की भूमि को ही अरावली पर्वत माना जाएगा। यानी कि अगर 300 350 फुट के आसपास की कोई भी एक छोटा पहाड़ी है, और 300-400 फुट कम नहीं होता है, तो उससे ऊपर है तो उसको अरावली की पहाड़ी माना जाएगा, लेकिन अगर उससे नीचे है तो उसको अरावली की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हो कि आप वहां पे खनन करने देंगे और मिनरल लॉबी उसके सामने आपने घुटने टेक दिए। इसके बाद ये कहना कि वो जो छोटे किस्म से जो छोटी छोटी पहाड़ी होती हैं उसको आप पहाड़ी ही नहीं मानोगे, यानी कि दोहन के लिए तैयार है, तो अब सेव अरावली अभियान के तहत हजारों लोग सड़कों पर हैं। सोशल मीडिया पर मुद्दा वायरल है और अरावली के एक बड़े हिस्से को जो क्या कहते हैं सुरक्षा है उससे उसे बाहर कर देगा। सरकार अपनी ओर से ये परिभाषा देने की कोशिश कर रही है कि 90% जो है वो कंजर्वेशन के जोन में है और सिर्फ 0.19 क्षेत्रीय खनन के योग्य है। मैं इसको बात को नहीं मानता हूँ। सरकार जब भी बोलती है झूठ ही बोलती है, और एक किस्म से इस मामले में उसका झूठ लोगों के गले उतर नहीं रहा है। और जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जो होना चाहिए था, जो लोग काम भी कर रहे हैं, सरकार के जो कार्य है वो उसको नलीफाई कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अरावली को किसी भी रूप में, छोटे हो या बड़े हो, टच करना पर्यावरण को भारी हानि करने के बराबर है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।